नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे है, इसका डायग्राम कैसे है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है और उसके काम क्या है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। तो पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वह कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ये तो क्लियर है दोस्तों। तो क्या है कि यह एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर के रूप में मौजूद होता है। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर का काम करता है वो अपना सीपीयू करता है। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का एक से अधिक एनपी का यूज़ कर सकता है। अब एनपी क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का एक से अधिक एनपी का यूज़ कर सकता है तथा प्रत्येक एनपी सीपीयू के अंदर कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। ये जो एनपी होता है ना दोस्तों, वो सीपीयू जो होता है हमारा सीपीयू, तो उसके अंदर स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है हमारा एनपी। तो ये रहा इसका मोटे मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन। अब हम जानते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर है, जो डिवाइस बना है उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, तो माइक्रो कंप्यूटर की भी शुरुआत कैसे हुई ये हम देखते हैं। जैसे ये चींटी चल रहा है तो इसकी भी चलने की कहीं से शुरुआत हुआ होगा। अरे भाई भाई भाई, नहीं मारूंगा। तो देखते हैं लगभग 1971। इसको ना आप 1970 कर देना, इसको 1975 कर देना। ठीक है, 70-75 अच्छे से याद रहेगा। तो क्या है कि लगभग 1970 से 1975 की अवधि को माइक्रो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन। ये मशीन इंजीनियरिंग संबंधी विकास और शौकिया निजी इस्तेमाल के लिए थे। मतलब 1970 और 1975 की अवधि जो था ना, वो कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहा जाता है, इसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। ये जो समय था वो मशीन इंजीनियरिंग के लिए और इसके विकास के लिए, इसका डेवलपमेंट हुआ था। मशीन इंजीनियरिंग के फील्ड में 1970 से 1975 के बीच में बहुत डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस का ग्रुप है जिसमें दिए गए एक या एक से अधिक इनपुट पर निर्भर करते हुए डाटा को मल्टीपल किया जाता है। मतलब कि इनपुट होते हैं, जैसे हमारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो माइक्रो कंप्यूटर ऐसे डिवाइस होंगे जिसमें दिए गए एक या एक से अधिक इनपुट पर निर्भर करते हुए डाटा को मल्टीपल किया जाता है। मतलब जब इनपुट से डाटा आएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और एक या एक से अधिक आउटपुट को क्रम में डिस्प्ले किया जाता है। और जो आउटपुट होता है ना दोस्तों, उसको हम डिस्प्ले करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे डिवाइस का ग्रुप है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट पर निर्भर होते हुए डाटा को मल्टीप्लाई करते हैं और एक या एक से अधिक आउटपुट को क्रम में डिस्प्ले करते हैं। तो ये रहा हमारा माइक्रो कंप्यूटर का डेफिनेशन। थोड़ा सा और बचा है। इसमें डाटा मल्टीपल की सुविधा होती है और सुव्यवस्थित तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करने की क्षमता भी होती है। इसमें जो डाटा है ना वो मल्टीपल होता है, मैं बताया था। तो इसमें वही सुविधा को लिखा है और सुव्यवस्थित तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करने की क्षमता होती है। और आउटपुट को वही बात है घुमा के बस लिखा है। इसमें इसको याद रखना, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एक प्रोसेसर के रूप में मौजूद होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के रूप में माइक्रो कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, तो वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट पोर्ट, क्लॉक जनरेटर, प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी, आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इनपुट पोर्ट से इनपुट आएगा, इनपुट पोर्ट में जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। अब इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को बीच में रखना। ठीक है, यहाँ पे एक घड़ी बना देना, यहाँ पे एक बेन 10 बना देना और साइड में मेमोरी बना देना और लास्ट में डाटा का सिंबल बना। अरे चुप रही ना, वो कैसन बोलता सो। इसमें घड़ी बना देना, इसमें एक बेन 10 बना देना और मेमोरी बना देना। लास्ट में यहाँ पे डाटा बना देना, मोबाइल का डाटा और मेमोरी बना देना और ये आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक है, चलो फिर से बता रहा हूँ क्या चीज़ हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो घड़ी बना रहे हो ना, इसको मेन एग्जाम में मत बनाना, समझने के लिए बनाना। ये जो घड़ी है ना उसको बोल देना क्लॉक जनरेटर। ठीक है, ये बेन 10 है ना, वो है प्रोग्राम। आपका जो मनपसंद प्रोग्राम है उसको लिख देना और उसके साइड में मेमोरी बना देना, तो इसको बोल देना प्रोग्राम मेमोरी। और ये डाटा मेमोरी, ये डाटा का सिंबल और ये मेमोरी, डाटा मेमोरी। और ये आउटपुट पोर्ट हो गया। तो ये इनपुट, ये आउटपुट, ये होगा अपना क्लॉक जनरेटर, ये हो गया प्रोग्राम मेमोरी, ये हो गया डाटा मेमोरी और ये बीच में माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। ठीक है, क्लियर है। तो ये था सिंपल डायग्राम। अब उसके बाद देखते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से है ये याद रखना। प्रोग्राम मेमोरी वही बेन 10, दूसरा डाटा मेमोरी वही डाटा वाला सिंबल, आईओ पोर्ट्स, क्लॉक जनरेटर वही क्लॉक और फंक्शनल ब्लॉक। अब ये दोनों एडिशनल है, इसको आप याद रखिएगा।
चलो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। प्रोग्राम मेमोरी वह प्लेस है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में स्टोर होता है। ये मान लो जाए इंस्ट्रक्शन है और ये सीक्वेंस है सीढ़ी, ये 1, ये 2, ये 3। तो प्रोग्राम मेमोरी वह प्लेस है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में स्टोर होता है। नंबर 1, प्रोसेसर प्रोग्राम के प्री डिटरमाइंड लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, ठीक है ना, प्रोसेसर वो प्रोग्राम के प्री डिटरमाइंड लोकेशन से, मतलब प्रोग्राम का एक ऐसा लोकेशन होता है जो पहले से निर्धारित होता है, उसको प्री डिटरमाइंड लोकेशन कहते हैं। तो वहाँ से सीक्वेंस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोसेसर प्रोग्राम के प्री डिटरमाइंड लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को पावर अप करने पर होता है। ये इनिशियलाइज करने की एक क्रिया होती है, इनिशियलाइजेशन। सिंपल सा प्रक्रिया देख लेना कैसे कि इसको बोलते हैं। तो ये जो इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया होगी ना, वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को पावर अप करने पर होता है। तो जो प्रोसेसर होगा ना, उसको जब पावर अप करेंगे तब ये इनिशियलाइजेशन की क्रिया होगी। चौथा पॉइंट देखते हैं। प्रोग्राम का इनिशियल पार्ट यूजुअली फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं किया जा सकता, और ऐसे प्रोग्राम रोम में एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा देखो, इनिशियल पार्ट जो होता है ना किसका, प्रोग्राम का, वो यूजुअली फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं किया जा सकता, और ऐसे प्रोग्राम रोम में एग्जीक्यूट होते हैं। रोम में, रैम में नहीं, रोम में एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये थे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स इसके प्रोग्राम मेमोरी के, ठीक है। 6 पॉइंट है। 5वां नंबर देखते हैं। प्रोग्राम मैन्युफैक्चर के समय ही रोम के साथ एक्सटेंड होता है, और पी रोम का भी यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह केवल एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हेतु होता है, ठीक है। अब 7वां पॉइंट है। ईपी रोम के द्वारा यूज़ किए गए प्रोग्राम को इरेज करके पुनः लिखा जा सकता है। तो ये पूरा था अपना प्रोग्राम मेमोरी के बारे में बातचीत। उसके बाद देखते हैं डाटा मेमोरी, और आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। डाटा मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। यह सभी तरह के डेटा को स्टोर करने हेतु उपयोगी होता है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन यह परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करता, इसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। नंबर 3, डाटा मैनिपुलेशन के स्टेप में इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने की आवश्यकता होती है। डाटा मेमोरी का पोजीशन अस्थायी मेमोरी की तरह यूज होता है, ये स्थायी मेमोरी की तरह नहीं होता। हाँ मेरे भाई, ये डाटा मेमोरी का पोजीशन जो होता है अस्थायी मेमोरी की तरह होता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर या रिट्रीव करता है, ठीक है। रिट्रीव मतलब सुधारना, स्टोर करना मतलब संग्रह करना। रिट्रीव डाटा में रीड और राइट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डाटा मेमोरी का यह पार्ट रीड राइट मेमोरी में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद का पॉइंट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हेतु किया जाता है, और रैम का यूज़ डाटा मेमोरी हेतु किया जाता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। डाटा मेमोरी में डाटा सिर्फ पावर ऑन होने तक ही रहता है, पावर ऑफ होने पर सारे डाटा इरेज हो जाता है। तो ये दो चीज़ आप, ये वाला, लेकिन ये परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करता, उसके साथ इसको जोड़ लेना। डाटा मेमोरी सिर्फ पावर ऑन होने तक ही वो होता है, डाटा मेमोरी होता है, पावर ऑफ होने पर सारा डाटा मिल जाता है। तो ये दो चीज़ तो अच्छे से याद हो जाएगी होगी। ये सभी तरह के डेटा को स्टोर करने हो, तो ये तीसरा भी अच्छे से याद करना है। डाटा मैनिपुलेशन के स्टेप में इसको भी याद कर लेना, कम से कम 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना डाटा मेमोरी का। उसके बाद देखते हैं 3rd नंबर, आईओ पोर्ट अपना। आईओ पोर्ट माइक्रो कंप्यूटर को आउटवर्ड से जोड़ता है, ठीक है, मतलब बाहरी दुनिया से जोड़ता है ये आईओ पोर्ट। इसी के माध्यम से ना हम लोग जो हो गया कीबोर्ड वगैरह हो गया, तो उन सब को यूज़ करते हैं। चलो, आउटवर्ड से डाटा एलो करता है जो मैनिपुलेशन में उपयोगी। डाटा का मैनिपुलेशन, उसको में छेड़खानी करना, तो वो दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, कॉमन इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं जो सीरियल पोर्ट से जुड़ा होता है। ऐसा कीबोर्ड, यार कीबोर्ड होता है कॉमन इनपुट डिवाइस, एकदम कॉमन है। कीबोर्ड तो होगा ही माइक्रो में, है ना, माइक्रो कंप्यूटर में ये दादा। उसके बाद इधर देखते हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइस के लिए प्रिंटर का यूज़ होता है जो पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है किसका, आउटपुट के डिवाइस के लिए प्रिंटर का यूज़ होता है। 5वां पॉइंट, इस तरह हर डिवाइस हेतु एक पोर्ट फिक्स होता है। तो ये 5 पॉइंट है। ये तो सिंपल है, माइक्रो कंप्यूटर बाहरी वर्ड से जुड़ता है और डाटा लो करते हैं जो मैनिपुलेशन में उपयोगी है। दूसरा, कॉमन इनपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तीसरा, इसी तरह आउटपुट डिवाइस के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं। चौथा, इस तरह हर डिवाइस के लिए एक पोर्ट फिक्स होता है। ये 5वां नंबर हो गया। चौथा, क्लॉक जनरेटर देखते हैं। 5वां, फंक्शनल ब्लॉक देखते हैं। चौथा, क्लॉक जनरेटर देखिए, इसमें क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर में अदर पोर्ट की तुलना में माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस, माइक्रो कंप्यूटर में अदर पोर्ट की तुलना में माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम और रिलायबल वे में कार्य करता है। ये सिंक्रोनस होना मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करना, ठीक है।
इसके बाद सिस्टम और लेवल में कार्य करता है। इस सिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्लॉक की आवश्यकता होती है। यह सारी प्रक्रिया क्लॉक जनरेटर चिप के द्वारा हैंडल किया जाता है। यह क्लॉक हर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टाइम प्रोवाइड करती है। यह क्लॉक जनरेटर वही घड़ी के बारे में है। फिर से देखते हैं, यह क्लॉक हर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टाइम प्रोवाइड करती है। इस सिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्लॉक की आवश्यकता होती है। यह सारी प्रक्रिया क्लॉक जनरेटर चिप के द्वारा हैंडल किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर में अदर पोर्ट की तुलना में माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम और लेवल में ये 5 पॉइंट आप याद करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ब्लॉक। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक रिक्वायर की पहचान फंक्शन ब्लॉक के द्वारा होती है। यह निश्चित ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। इसी के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एक मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें भी पापड़ खाने का मन लग रहा है, इधर पढ़ बे। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक रिक्वायर की पहचान फंक्शन ब्लॉक के द्वारा होती है। मतलब इसको क्या चीज़ चाहिए उसकी पहचान फंक्शन ब्लॉक के द्वारा होती है। यह निश्चित ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। इसी के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करता है। LSI डिवाइस नॉर्मली इस फंक्शन ब्लॉक का एलिमेंट होता है। LSI डिवाइस नॉर्मली, रट लो भाई इसको कैसे करके, 4 ही पॉइंट है इसका। अब इसका यूजेस देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर का कहाँ कहाँ होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज CPU से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए और कुछ अन्य टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। CPU से रिलेटेड टास्क और कुछ अन्य टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर कीबोर्ड रिलेटेड ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। प्रिंटर रिलेटेड वर्क को भी ये परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप के पेरिफेरल डिवाइस से रिलेटेड ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करता है। तो ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो सबका नोट्स ले लेना और दूसरे किसी टॉपिक में मिलते हैं। बाय।